हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम यहाँ पर देखेंगे एमबीए सेकंड सेमेस्टर में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने इन जितने भी यहाँ पर टॉपिक लिखा है इनको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करके निकाला है। आई होप आप इस क्लास को बहुत अच्छे से कवर करेंगे, जिसमें हम आज यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्राइब करने वाले हैं HRM मीन्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। हम इसमें एक एक वर्ड को डिस्क्राइब करेंगे कि ये क्या होता है। ह्यूमन मीन्स देखो इंसान या मनुष्य, ये कैसे भी हो सकता है, इंडिविजुअल या ग्रुप में हो सकता है। रिसोर्स मीन्स देखो ऐसा स्टॉक जिसको कंपनी अपने पास में मेंटेन करके रखती है या स्टोर करके रखती है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सकता है या जो भी उसके फंक्शन रहते हैं उसको इफेक्टिव कर सकते हैं या इफेक्टिव बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें देखो क्या क्या रिसोर्स हो सकते हैं, जैसे ह्यूमन एसेट्स हैं, मटेरियल एसेट्स हैं या मॉनिटरी एसेट्स आते हैं। अब देखो जो मैनेजमेंट देखो ऐसे टास्क है, एक्टिविटी जो ऑर्गेनाइजेशन करती है। अब कौन सी एक्टिविटी या टास्क है जो ऑर्गेनाइजेशन करती है, जैसे प्लानिंग है, लीडिंग है, कंट्रोलिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है। ये 5 तरह की एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन करती है और इन्हीं 5 एक्टिविटी के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करके रखा जाता है या जो एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन के उनको यहाँ पर मैनेज करके रखा जाता है। तो ये होता है मैनेजमेंट। अब हम इन तीनों वर्ड को अगर इनकी डेफिनेशन देखें तो देखो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम जो HR है, ह्यूमन रिसोर्स है, उनका इफ़िशिएंट एंड इफेक्टिव यूज़ करके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकते हैं। अब देखो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कुछ फीचर्स भी होते हैं, जैसे ये परवेसिव फोर्सेस होता है, एक्शन ओरिएंटेड होता है, फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, डेवलपमेंट ओरिएंटेड होता है, ऑक्सिलरी सर्विस प्रोवाइड करवाता है, इंडिविजुअल या पीपल ओरिएंटेड भी होता है। अब जैसे इसमें देखो ये थे इसके क्या फीचर्स। अब इसके ऑब्जेक्टिव भी होंगे ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कहना चाहिए देखो ये एबल एंड मोटिव वर्कफोर्स को स्टेब्लिश करके रखता है ऑर्गेनाइजेशन में या करके रखना चाहता है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। या जैसे देखो एम्प्लॉय के बेनिफिट्स, उनको गुड फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना, फेवरेबल एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करवाना, एफिशिएंट लीडरशिप प्रोवाइड करवाना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जैसे प्रोग्राम को कंडक्ट करवाना, ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। अब देखो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के 3 डायमेंशंस है। फर्स्ट है हमारा पर्सनल वेलफेयर या पर्सनल एस्पेक्ट या वेलफेयर एस्पेक्ट, और है इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्पेक्ट। अब देखो जो पर्सनल एस्पेक्ट है ना, उसमें जो मतलब ट्रेनिंग है, प्लेसमेंट है, रिक्रूटमेंट है या फिर जैसे कंपेंसेशन है, अप्रेजल है, ये सारी चीज़ें आती है पर्सनल एस्पेक्ट में। वेलफेयर एस्पेक्ट में आती है वर्किंग कंडीशन, एम्प्लॉय के जो भी बेनिफिट हैं या जो भी फैसिलिटी है वो आते हैं वेलफेयर एस्पेक्ट में। फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्पेक्ट, इसमें जैसे देखो जो यूनियन मैनेजमेंट रिलेशन है, डिसिप्लिन है, डिस्प्यूट सेटलमेंट है, ग्रीवेंसेस हैंडलिंग है या फिर जो अदर फैसिलिटीज़ रहती है वो सारी चीज़ें आती है इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्पेक्ट में। तो ये जो 3 डायमेंशंस थे कौन से पर्सनल एस्पेक्ट, वेलफेयर एस्पेक्ट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्पेक्ट। हमने देखो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की डेफिनेशन देखा, उसके फीचर्स देखा, उसके ऑब्जेक्टिव एंड उसके 3 डायमेंशंस। अब हम देखते हैं यहाँ पर सेकेंड टॉपिक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है। देखो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मतलब यहाँ पर देखो जो ह्यूमन रिसोर्स है ना उसकी प्लानिंग की जाती है। देखो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को ही पर्सनल प्लानिंग, मेन पावर प्लानिंग या फिर एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग कहते हैं। अगर आपको किसी भी इनमें से किसी भी नाम से अगर क्वेश्चन आए तो आप कन्फ्यूज़न में मत आना, ठीक। देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एसेट्स होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसेट्स होता है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो होता है HR मतलब एम्प्लॉय। ह्यूमन रिसोर्स मतलब एम्प्लॉय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसेट्स होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या कंपनी के लिए। तो यहाँ पर देखो क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में आगे हमें कौन सा वर्क करना है, कैसे करना है, उसके लिए हमें किस पाथ पर चलना है। या जैसे ऑर्गेनाइजेशन में अगर रिक्रूटमेंट करवाना है तो रिक्रूटमेंट हम किस बेस पर करवाएं, हम रिक्रूटमेंट में कैसे एम्प्लॉय लें, मतलब उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कौन सी स्किल एबिलिटी होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों की यहाँ पर रिकॉर्डिंग प्लानिंग की जाती है जिसे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन में
इसकी क्या नीड्स हो सकती है, जैसे मेन पावर प्लानिंग, या फिर जैसे रिप्लेसमेंट के लिए, सरप्लस एंड शॉर्टेज पर्सोनेल के लिए हो सकती है, इन सब चीज़ों के लिए इसकी नीड्स हो सकती है, या इसके इम्पोर्टेंट्स क्या है, जैसे कट कॉस्ट, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो भी फालतू के खर्चे होते हैं ना, वो प्लानिंग के थ्रू कम हो जाते हैं या ख़त्म ही हो जाते हैं मैक्सिमम, ठीक। या फिर जैसे कहना चाहिए कि प्रिपेयर पीपल फॉर फ्यूचर, मतलब जो भी पीपल है या लोग हैं उनको फ्यूचर के लिए तैयार करके रखा जाता है प्लानिंग के थ्रू। या फिर जैसे सक्सेशन प्लानिंग में भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी पोस्ट या पोजीशन अगर खाली होने वाली है तो उसको कैसे फुलफिल करना है, इस चीज़ की यहाँ पर पहले से प्लानिंग करके रखी जाती है। फिर जैसे यहाँ पर और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंस है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के। तो ये था ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब हम देखते हैं सेकेंड टॉपिक यहाँ पर कि करियर प्लानिंग क्या होता है। देखो, करियर प्लानिंग को समझने से पहले हम देखते हैं कि करियर क्या होता है। देखो, करियर किसी भी पर्सन की लाइफ का एक मेजर ड्यूरेशन होता है जिसमें वो अपनी लाइफ का पोजीशन या प्रोफेशन को बोल्ड करता है, दैट इज़ कॉल्ड अ करियर। अब देखो, लाइफ टाइम के सीक्वेंस ऑफ पोजीशन भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे कोई पर्सन जो डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, टीचर बनना चाहता है, लॉयर बनना चाहता है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं करियर। अब करियर प्लानिंग क्या होती है? देखो, करियर तो मैंने आपको बता दिया, पर प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस, मतलब यहाँ पर पहले से ही ये डिसाइड किया जाता है एडवांस में कि हमें आगे कौन सा वर्क करना है या उसको कैसे करना है, उसको अपने मतलब जो गोल रहता है लाइफ का उसको कैसे अचीव करना है, उसके लिए हमें किस पाथ पर चलना है, इन सारी चीज़ों की यहाँ पर प्लानिंग की जाती है। जैसे मान लो कि आपको डॉक्टर बनना है, ठीक है, आपने अपने लाइफ का एक गोल बनाया कि मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन आपको डॉक्टर बनने के लिए कोई ना कोई पाथ पर तो चलना पड़ेगा। जैसे आपको बायोलॉजी कोर्स से 11th-12th करने के बाद में आपको बी फार्मा, डी फार्मा, MBBS, MD जैसे कोर्स करना पड़ेगा। टीचर बनने के लिए D.Ed, B.Ed करते हैं, लॉयर बनने के लिए LLB जैसे कोर्स करते हैं। तो ये क्या है, आपने एक अपना करियर में गोल बनाया कि मुझे डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है, टीचर बनना है। अब उसको अचीव करने के लिए आप जिस पाथ पर चलते हो और उसको अपने गोल को अचीव करने के लिए आपने जो प्लानिंग करी है उस चीज़ को कहते हैं करियर प्लानिंग, ठीक। अब देखो, करियर प्लानिंग के क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर प्रॉपर करियर प्लानिंग की गई है तो वहाँ उस ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय वर्क कर रहा है उसका मॉरल और जो मोटिव है वो इम्प्रूव होगा। क्यों? क्योंकि देखो, ऑर्गेनाइजेशन तो अपने गोल को अचीव करने के लिए वर्क कर ही रहा है, लेकिन अगर आप एम्प्लॉय के सेल्फ गोल को अचीव करने के लिए भी इम्प्रूवमेंट करेंगे तो वहाँ पर जो एम्प्लॉय है उसका मॉरल और जो मोटिवेशन है वो ऑटोमेटिक या अल्टीमेटली इम्प्रूव होगा ही। फिर इससे देखो, एम्प्लॉय का टर्नओवर भी रिड्यूस होता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने बेनिफिट के साथ में आपका खुद जो भी बेनिफिट है या जो सेल्फ गोल है एम्प्लॉय का उसके बारे में भी अगर सोच रहा है, उसमें इम्प्रूवमेंट का सोच रहा है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से क्या कोई एम्प्लॉय जाना पसंद करेगा, रिड्यूस होना पसंद करेगा? तो इससे जो एम्प्लॉय टर्नओवर है वो रिड्यूस हो रहा है। फिर देखो, यहाँ पर हम अट्रैक्ट एंड एबल एम्प्लॉय को रिटेन करके रख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि हमने यहाँ पर उसको एक जॉब तो दिया ही दिया है, लेकिन साथ में हमने उसको यहाँ पर एक करियर का भी ऑफर दिया है कि आप यहाँ पर जॉब भी कर सकते हो और अपना सेल्फ गोल भी अचीव कर सकते हो। सेल्फ गोल मतलब उसने जो भी करियर में अपना बनने का सोचा होगा। तो देखो, ये क्या थे, इसके ऑब्जेक्टिव थे करियर प्लानिंग के एक ऑर्गेनाइजेशन में। अब हम ऐसे ही यहाँ पर करियर स्टेज भी होती है। करियर स्टेज में देखो कैसे क्या होता है कि जैसे किसी पर्सन की लाइफ की एक स्टेज होती है ना, कि सबसे पहले वो चाइल्ड होता है, फिर टीनेजर होता है, फिर एडल्ट होता है, फिर मैच्योर होता है, फिर उसके बाद में ओल्ड पर्सन होता है। तो ये क्या था, एक लाइफ की स्टेज थी या एज स्टेज थी। तो ऐसे ही किसी पर्सन की करियर की स्टेज होती है। अब जो करियर स्टेज है ना उसको हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट हमारा एक्सप्लोरेशन में देखो, जो 25 से कम की उम्र का होता है ना उसको एक्सप्लोरेशन में गिना जाता है या काउंट किया जाता है। अब यहाँ पर जब बच्चा कॉलेज से निकलता है, कॉलेज से निकलेगा तो ऑब्वियसली वो अपनी जॉब ही ढूंढेगा। तो कॉलेज से निकल करके अपनी पहली जॉब को ढूंढने का जो उसका ड्यूरेशन रहता है उसको एक्सप्लोरेशन कहते हैं। यहाँ पर देखो, उसने जब तक उसको जॉब नहीं मिलती ना तब तक ये एक्सप्लोरेशन स्टेज चलते रहती है। जैसे ही उसको जॉब मिल जाती है तो ये एक्सप्लोरेशन स्टेज एंड हो जाती है। फिर उसके बाद में सेकेंड स्टेज आता है हमारा इस्टेब्लिशमेंट। यहाँ पर क्या होता है कि उसको
अब जॉब मिल चुकी है, जॉब मिली है तो अब देखो वो वर्क करेगा तो ऑब्वियसली उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई, वर्क लोड आया, जिससे क्या होगा कि वो अब नया काम है तो मिस्टेक भी होगी। अब यहाँ पर वो क्या है कि अपने वर्क को अच्छे से करना सीखता है। फिर उसके बाद में हम आते हैं मिड करियर पे। मिड करियर थर्ड स्टेज पर आते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जो 35 से 50 की एज का पर्सन रहता है ना, उसको हम मिड करियर में काउंट करते हैं। यहाँ पर देखो एक्सप्लोरेशन में क्या हुआ कि उसने जॉब लिया कॉलेज से निकल करके, फिर इस्टेब्लिशमेंट में उसने जॉब को करा, मिस्टेक हुई, वहाँ पर उसने मिस्टेक को सुधारा, सीखा, है ना। फिर हम मिड करियर पर आते हैं तो यहाँ पर उस पर्सन से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि अब वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूवमेंट करे, यहाँ वो किसी प्रकार की कोई मिस्टेक ना करे। फिर आते हैं हम लेट करियर, फोर्थ स्टेज पर आते हैं। तो देखो यहाँ पर जो 50 प्लस की एज का पर्सन रहता है ना, उसको यहाँ पर काउंट किया जाता है। यहाँ पर अब वो क्या मतलब कि सुपर एम्प्लॉय मतलब सुपरविजन का वर्क करता है। यहाँ पर उसके ऊपर ज़्यादा वर्कलोड नहीं रहेगा, रिलैक्सेबल वर्क रहेगा उसके ऊपर। फिर आते हैं हम लास्ट स्टेज डिक्लाइन पर। यहाँ पर जो वो पर्सन है ना, वो अब रिटायरमेंट की तरफ चला जाता है। तो ये जो 5 स्टेज थी वो है करियर स्टेज। अब हम यहाँ पर जो सेकंड टॉपिक डिस्क्राइब करने वाले हैं वो है इंडक्शन। देखो इंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन या हम इसको कहते हैं ओरिएंटेशन। जैसे मतलब कोई न्यू एम्प्लॉय है तो उसको उसके वर्क इन्वायरमेंट से यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट है, जैसे अभी 12th पास आउट स्टूडेंट जिनको कॉलेज के बारे में कोई नॉलेज नहीं रहता, या जैसे हम कोई भी न्यू कॉलेज में जाते हैं तो हमको वहाँ पर किसी प्रकार का कोई नॉलेज नहीं रहता, हम कम्प्लीटली स्ट्रेंजर रहते हैं। तो हमको उस कॉलेज के बारे में बताया जाता है कि कॉलेज की मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, वहाँ मतलब कौन सी फैकल्टी आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ाएगी, कहाँ आपका पार्किंग एरिया है, कहाँ मतलब ये सारी पढ़ाई के साथ में जो अदर एक्टिविटीज़ होती है, गेम्स है, डांस है, स्पोर्ट्स है, ये सारी चीज़ों के बारे में भी हमें बताया जाता है। क्यों? क्योंकि हम कम्प्लीटली स्ट्रेंजर है उस कॉलेज से। तो ऑलमोस्ट यही सारी चीज़ें एक ऑर्गेनाइजेशन में न्यू एम्प्लॉय के साथ में होती है, उसको ऑर्गेनाइजेशन से फेमिलियर करवाया जाता है, वहाँ के रूल्स रेगुलेशन के बारे में उसे बताया जाता है। तो ये क्या है, इंडक्शन। मतलब उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो न्यू पर्सन या न्यू एम्प्लॉय आया है उसको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना ही इंडक्शन कहलाता है। ठीक है, अब देखो अब इंडक्शन तो हो गया, लेकिन इंडक्शन की कुछ प्रैक्टिस भी होती है। जैसे कोई एम्प्लॉय आया तो एम्प्लॉय आया तो उसको इंडक्शन करवाने की कुछ प्रैक्टिस भी होती है, कुछ आपने प्लान आउट करके तो रखा ही होगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो एम्प्लॉय आता है ऑर्गेनाइजेशन में उसको इंडक्शन गाइड प्रोवाइड करवाया जाता है। इंडक्शन गाइड देखो जो पर्सनल डिपार्टमेंट होता है ना उसके द्वारा बनाई हुई होती है, जिसमें सारे मतलब जो भी कहना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है, मिशन है या विज़न है या जो भी मतलब रूल्स रेगुलेशन है, वो सारी चीज़ें उसमें लिखी होती है, जिसको वो पढ़ता है और सीखता है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि उसको एडवाइस दी जाती है, कंसल्टेंस किया जाता है, मतलब जो सुपरवाइज़र के अंडर में वो वर्क कर रहा है उससे उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और उसके वर्क से भी उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। फिर उसके बाद में उसको प्लांट विजिट कराने के लिए लेकर के जाया जाता है। अब देखो नॉर्मली ये चीज़ें ना कंस्ट्रक्शन साइड में होती है कि आपका ऑफिस अलग रहता है और कंस्ट्रक्शन साइड आपकी अलग रहती है। तो यहाँ पर उसको प्लांट विजिट कराने के लिए लेकर के आया गया कि यहाँ पर मतलब कैसे क्या वर्क होगा, ये सारी चीज़ें उसको बताया जाता है। फिर लास्ट में हमारा होता है फॉलोअप इंटरव्यू या लेटर इंटरव्यू हम जिसको कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि देखो आपने उसको गाइड दिया जिसको उसने पढ़ा सीखा, फिर यहाँ पर उसको उसके वर्क से सेकेंड स्टेज में हमने जिसको एडवाइस दिया उसको उसके वर्क इन्वायरमेंट से इंट्रोड्यूस भी करवा दिया, फिर प्लांट भी विजिट करा दिया। अब उससे एक छोटा सा इंटरव्यू लेते हैं, जो लेता है पर्सनल डिपार्टमेंट या उसका जो हेड रहता है वो इसका इंटरव्यू लेता है कि आपने अभी तक इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या सीखा या आपने क्या जाना या आगे आप और क्या जानना चाहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर उसको पूछा जाता है। तो ये क्या था, इंडक्शन प्रैक्टिस थी। अब देखो इंडक्शन हो गया, इंडक्शन प्रैक्टिस भी कैसे हो गई। अब उसके बाद में देखो इंडक्शन होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती होगी। अब देखो प्रॉब्लम क्या है इंडक्शन की कि अनट्रेंड सुपरवाइज़र होता है या बहुत बिजी भी होते हैं। तो नॉर्मली ये चीज़ आजकल ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलती है कि जो अनट्रेंड सुपरवाइज़र है, जो खुद ही अनट्रेंड है, वो एम्प्लॉय को क्या सिखा पाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत मतलब जो सुपरवाइज़र है ना वो इतना ज़्यादा बिजी होता है कि अपने वर्क फोर्स पर भी ध्यान भी नहीं देता। फिर टू मच इन्फॉर्मेशन इन शॉर्ट टाइम, मतलब थोड़े टाइम पर इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है एम्प्लॉय को कि वो ओवरलोडेड हो जाता है। ओवरलोड होगा तो फिर डिस्करेज भी होगा, डिस्करेज
डिस्करेज होगा तो देखो उसकी लॉयल्टी भी ख़त्म होगी, है ना, लॉयल्टी ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद में देखो जो भी उसका वर्क रहेगा ना वो ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाएगा, उससे मिस्टेक होने के चांसेस रहेंगे। तो ये इंडक्शन की प्रॉब्लम्स थी। अब हम यहाँ पर सेकेंड टॉपिक देखते हैं हमारा कि परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है। देखो परफॉर्मेंस अप्रेजल दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, परफॉर्मेंस और अप्रेजल। देखो परफॉर्मेंस मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर है और मतलब जो वर्कर है जो वो परफॉर्म कर रहा है या जो वो वर्क कर रहा है उसकी वो मतलब जो वर्क परफॉर्म कर रहा है ना उसको परफॉर्मेंस कहते हैं। और अप्रेजल मीन्स होता है जजमेंट करना, एक्सेस करना या वैल्यूएशन करना। अब देखो परफॉर्मेंस अप्रेजल में जैसे मान लो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय वर्क कर रहा है, अब वो वर्क को कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, यहाँ पर उस चीज़ को देखा जाता है। मतलब देखो परफॉर्मेंस अप्रेजल करने के भी कुछ रूल्स होते हैं। यहाँ पर ये जज किया जाता है मतलब, और ये कौन करता है, जो एम्प्लॉय रहता है ना उसका जो हेड रहता है ना वो अप्रेज करता है एम्प्लॉय के वर्कर को, एम्प्लॉय के वर्क को कि वो कैसे वर्क कर रहा है। मतलब देखो यहाँ पर ये जज किया जाता है कि जो एम्प्लॉय है वो कितनी मतलब गुड इफिशियंसी से वर्क कर पा रहा है या नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में अपना कितना एफर्ट लगा रहा है, क्वालिटी ऑफ वर्क उसकी, या फिर ये समझ लो कि जो ऑर्गेनाइजेशन के डेडलाइंस है वो उसको कंप्लीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। इन सारी चीज़ों को यहाँ पर देखा जाता है। मतलब जो वो वर्क कर रहा है, परफॉर्मेंस दे रहा है, उस चीज़ को यहाँ पर देखा जाता है। अब देखो ये क्यों होता है, इसके क्या पर्पस होते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल के ऑर्गेनाइजेशन में क्या पर्पस होते हैं। जैसे देखो वेजेस एंड सैलरी डिसीजन या डिज़ाइन कहना चाहिए। तो देखो परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू ही किसी एम्प्लॉय की सैलरी को डिज़ाइन किया जा सकता है। जैसे कोई गुड इफिशियंसी से या गुड परफॉर्मेंस दे रहा है तो उसका जो भी वेजेस या सैलरी रहेगा वो अच्छा ही रहेगा, और जो ज़्यादा अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा है तो ऑब्वियसली उसका जो भी पे वेजेस रहेगा वो कम ही रहेगा। फिर उसके बाद में आता है हमारा प्रमोशन डिसीजन। प्रमोशन डिसीजन में भी परफॉर्मेंस अप्रेजल बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे देखो प्रमोशन हम 2 टाइप से दे सकते हैं, एक तो मेरिट के बेस पर और एक सीनियरिटी के बेस पर। अगर मेरिट के बेस पर देना है तो हमको परफॉर्मेंस अप्रेजल करना ही पड़ेगा कि उसका वर्क कैसा है। अगर अच्छा गुड परफॉर्मेंस दे रहा है तो उसका प्रमोशन हो जाता है। फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जैसे प्रोग्राम को कंडक्ट कराने के लिए, जैसे इसमें क्या होता है कि देखो अगर हम परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं करेंगे तो हम मतलब जो भी एम्प्लॉय हैं उसके वीक पॉइंट क्या है, उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, हमें ये पता ही नहीं चल पाएगा। तो हम कैसे मतलब ऐसे कुछ भी थोड़ी ना ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम लेकर के हम उनको कुछ भी ट्रेनिंग दे दें। प्रॉपर उनको जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मतलब कहना चाहिए कि टॉपिक थे कि हमें परफॉर्मेंस अप्रेजल क्यों करना चाहिए, ये उसके पर्पस थे। अब हम यहाँ पर देखते हैं जॉब इवोल्यूशन क्या होता है। देखो जॉब इवोल्यूशन एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होती है जिसमें हम रिलेटेड वैल्यू ऑफ डिफरेंट जॉब इन ऑर्गेनाइजेशन को डिटरमाइंड करते हैं। मतलब डिफरेंट जॉब मींस जैसे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिफरेंट जॉब होती है, जैसे रिसेप्शनिस्ट की जॉब है, अकाउंटेंट की जॉब है, मैनेजर की जॉब है, इंजीनियर की जॉब है। तो इन सभी जॉब की जो रिलेटेड वैल्यू है ना उनको फाइंड आउट किया जाता है, इसी को जॉब इवोल्यूशन कहा जाता है। अब ये क्यों किया जाता है, ताकि हम मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पेमेंट स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर सके और जॉब को रैंक दे सके, इसीलिए यहाँ पर जॉब इवोल्यूशन किया जाता है। ठीक ऐसे ही होता है जॉब एनालिसिस भी होता है। जॉब एनालिसिस में क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में जॉब होती है उस जॉब की मतलब कहना चाहिए कि रियल वर्थ का पता लगाया जाता है कि वो जॉब ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितनी ज़रूरी है, इस चीज़ का यहाँ पर पता लगाया जाता है। और यहाँ पर क्या होता है जॉब इवोल्यूशन में क्या होता है कि यहाँ पर हम जितनी भी जॉब है डिफरेंट सबकी रिलेटेड वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। लेकिन जॉब एनालिसिस में क्या होता है कि हम पर्टिकुलर किसी एक जॉब को फाइंड आउट करते हैं, उसकी वैल्यू या वर्थ को पता लगाते हैं। अब देखो जॉब एनालिसिस के यूजेस कहाँ हो सकते हैं। जॉब एनालिसिस का यूज़ होता है जैसे कहना चाहिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में होता है। अगर आपने प्रॉपर जॉब एनालिसिस नहीं किया है तो आप ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं कर पाओगे। आपको आगे क्या वर्क करना है, क्या रिक्रूटमेंट करना है, कैसे सिलेक्शन करना है, एम्प्लॉय की सेफ्टी कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें आपको पता ही नहीं चल पाएगी अगर आपने जॉब एनालिसिस प्रॉपर नहीं करे हो तो। या जैसे और कहाँ यूज़ हो सकता है इसका, एम्प्लॉय सेफ्टी में यूज़ हो सकता है। कई बार एम्प्लॉय को अनसेफ फील होता है। अब ये कौन सी कंडीशन है
है जहाँ पर एम्प्लॉय को अनसेफ फील हो रहा है, तो ये जॉब एनालिसिस के थ्रू ही हम पता कर सकते हैं। जॉब को डिज़ाइन भी हम जॉब एनालिसिस के थ्रू कर सकते हैं, या जैसे हम ट्रेनिंग भी जॉब एनालिसिस के थ्रू ही हम ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। तो ये थे जॉब इवोल्यूशन एंड जॉब एनालिसिस। अब हम यहाँ देखते हैं कि एम्प्लॉय वेलफेयर क्या होता है। देखो, एम्प्लॉय वेलफेयर में क्या होता है कि जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में मतलब कहना चाहिए कि जो एम्प्लॉय नहीं कहता है उस बात को सुन लेना, मतलब कंपनी सुनती है, उस चीज़ को कहते हैं एम्प्लॉय वेलफेयर। मतलब मान लो कि जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है और एक एम्प्लॉय है, तो वो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में अपनी 20 साल 30 साल जो भी लग रहा है वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और उसके अगेंस्ट में उसको क्या मिल रहा है, सैलरी प्रोवाइड हो रही है, जिससे एम्प्लॉय खुश भी है। लेकिन अगर आप इन सब के मतलब सैलरी के अलावा अगर आप उसको कुछ अदर बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे सोशल सिक्योरिटी अगर दे रहे हो, या रेस्ट रूम प्रोवाइड कर रहे हो, हाउसिंग अलायंस दे रहे हो, ट्रैवल अलायंस दे रहे हो, या फिर लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हो, मेडिकल फैसिलिटी, ऐसी अगर कोई आप फैसिलिटी सैलरी के अलावा आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो, तो ऑब्वियसली एम्प्लॉय खुश होगा, है ना। इस चीज़ की एम्प्लॉय ने डिमांड नहीं किया, कंपनी ने एम्प्लॉय के बिना कहे इस चीज़ को सुना या समझा और एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रही है। मतलब यहाँ पर देखो, एम्प्लॉय वेलफेयर मतलब एम्प्लॉय को सैलरी के अलावा आप जो भी फ्रिंक्स बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हो या अदर बेनिफिट जो भी दे रहे हो, तो उस चीज़ को यहाँ पर एम्प्लॉय वेलफेयर कहा गया है। अब देखो, यहाँ पर जो एम्प्लॉय वर्क कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी लाइफ को वर्थ लिविंग बनाना, मतलब एम्प्लॉय को ये फील नहीं होना चाहिए कि मैं काम कर रहा हूँ और इसके अगेंस्ट मुझे सिर्फ सैलरी प्रोवाइड हो रही है। तो यहाँ पर जो उसको फ्रिंक्स बेनिफिट हम दे रहे हैं उसी को एम्प्लॉय वेलफेयर कहा जाता है। ठीक, अब देखो एम्प्लॉय वेलफेयर तो हो गया। अब ऐसे ही एम्प्लॉय एम्पावरमेंट भी होता है। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट में क्या होता है कि यहाँ पर देखो, ये समझ लो कि जब आपने किसी मतलब दूसरे पर्सन को ये अथॉरिटी या ये राइट दे दी हो कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई वर्क को परफॉर्म करना है तो वो कर सकता है, तो ये क्या हुआ कि वो अपने मतलब अपना खुद के डिसीजन से उस वर्क को कर रहा है, आपने उसको ये पावर दे दी हो, तो इसको कहते हैं एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको कि जैसे स्कूल टाइम में क्या होता है कि सभी के पेरेंट्स डिसाइड करते हैं ना कि आपको स्कूलिंग कहाँ से करनी है, किस बोर्ड से करनी है, कौन से स्टेट से करनी है। लेकिन जैसे ही आप 12th पास आउट होते हैं तो उसके बाद में ये मतलब आपके पेरेंट्स आपके ऊपर डिसीजन दे देते हैं कि आपको ग्रेजुएशन कैसे करना है, कहाँ से करना है, कौन सा करना है। तो ये क्या हुआ, आपको एक पावर मिल गई। ऐसे ही एक एम्प्लॉय के साथ में ऑर्गेनाइजेशन में होता है, उसको यहाँ पर पावर मिल जाती है कि वो अपने डिसीजन ले सके। तो अब देखो, अपने डिसीजन तो ले लिया, लेकिन उसको इन्फॉर्मेशन भी तो होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की, तभी तो वो उस इन्फॉर्मेशन के बेस पर वर्क कर सकेगा। अब देखो, उसको इन्फॉर्मेशन तो मिल गई, अब उसको यहाँ पर मतलब नॉलेज भी होना चाहिए कि मैं उस इन्फॉर्मेशन को कैसे यूटिलाइज करूँ। फिर उसको पावर होना चाहिए डिसीजन मेकिंग का, और अब देखो उसको पावर मिल गया तो वो पावरफुल भी फील करेगा, जिससे क्या होगा कि जो भी उसको मतलब टास्क दिए हैं और अगर उसने टास्क भी कंप्लीट कर लिया तो उसको यहाँ पर फिर रिवॉर्ड भी देना चाहिए। तो ये क्या था, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट था। अब आता है एम्प्लॉय ग्रीवियंसेस क्या होता है। ठीक, एम्प्लॉय ग्रीवियंसेस में क्या होता है कि जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो भी एम्प्लॉय वर्क कर रहा है तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन से एक्सपेक्टेशंस रखता है कि हाँ मैं मतलब वो उसकी कुछ नीड्स रहती है या जो भी उसका कुछ एक्सपेक्टेशंस रहती होगी, तो वो ऑर्गेनाइजेशन से एक्सपेक्ट करता है कि मेरी इस एक्सपेक्टेशंस को ऑर्गेनाइजेशन फुलफिल करेगा। लेकिन क्योंकि वो इसीलिए एक्सपेक्ट करता है कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में इतने टाइम से काम कर रहा हूँ, इतने टाइम से ऑर्गेनाइजेशन में अपनी सर्विस दे रहा हूँ, तो ये ऑर्गेनाइजेशन मेरे लिए कुछ करेगा, ऐसी उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस रहती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उसकी एक्सपेक्टेशंस ऑर्गेनाइजेशन फुलफिल नहीं कर पाता है, कोई ना कोई रीज़न दे करके इस चीज़ को मतलब टाल देता है। ठीक है, जैसे कहना चाहिए कि अगर आपका 2023 का प्रमोशन ड्यू है और आपको वो 2024 में मिलना चाहिए, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको कोई भी बहाना दे करके वो प्रमोशन नहीं देती है, तो ये क्या होता है, मतलब एक प्रकार से ये समझ लो कि एम्प्लॉय क्या हुआ, अंदर से डिस्कनेक्ट हुआ, डिससेटिस्फाइड हुआ। तो ये क्या है, एम्प्लॉय ग्रीवियंसेस है। हमने यहाँ पर क्या क्या डिस्क्राइब किया, एम्प्लॉय वेलफेयर, उसके बाद में हमने यहाँ पर देखा कि एम्प्लॉय एम्पावरमेंट क्या होता है, एम्प्लॉय ग्रीवियंसेस क्या होता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर लास्ट में कि ट्रेड यूनियन क्या होता है। देखो, ट्रेड मीन्स होता है बिजनेस और यूनियन मीन्स होता है संघ या ग्रुप। तो देखो, ट्रेड यूनियन क्यों जरूरी है। देखो, अगर कोई एम्प्लॉय है
तो वो एम्प्लॉय के साथ में जो भी प्रॉब्लम आ रही है ऑर्गेनाइजेशन में, अब प्रॉब्लम कैसे आ सकती है, टारगेट को लेकर के, वर्किंग कंडीशन को लेकर के, सैलरी को लेकर के या ओवर टाइम को लेकर के, अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है एम्प्लॉय को, तो क्या वो इंडिविजुअल जाकर के टॉप लेवल मैनेजमेंट से बात कर पाएगा, क्या नहीं कर पाता है। वो ग्रुप में जाकर के इस बात को इजीली कर सकता है ना, जिससे क्या होगा कि उसको बार्गेनिंग पावर मिल जाती है या कम्युनिकेशन पावर मिल जाता है, तो ये इस काम को बहुत ही इजीली कर लेता है। तो अब ट्रेड यूनियन क्यों जरूरी है, क्योंकि ट्रेड यूनियन जो भी उसके मेंबर रहते हैं ना, उसको वो प्रोटेक्ट करती है, प्रमोट करने का काम करती है ना। अब देखो जो ट्रेड यूनियन एक्ट है वो है 1926 का। अब यहाँ पर जो ट्रेड यूनियन है इसके 3 फंक्शंस होते हैं, प्रोटेक्टिव फंक्शन, फर्टनल फंक्शन एंड सोशल फंक्शन। तो जो प्रोटेक्टिव फंक्शन है, प्रोटेक्टिव मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि प्रोटेक्टिव मतलब प्रोटेक्ट करना है। किस चीज़ को प्रोटेक्ट करेगा वो, इंटरेस्ट ऑफ वर्कर को प्रोटेक्ट करता है। इंटरेस्ट मतलब वर्कर के हितों की रक्षा करता है, जैसे वेजेस एंड सैलरी, या फिर ये समझ लो कि जॉब सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करता है। तो ये है प्रोटेक्टिव फंक्शन ट्रेड यूनियन का। फिर आता है फर्टनल फंक्शन। फर्टनल फंक्शन देखो इसमें भाईचारा है, एसोसिएशन है, सभी लोग यहाँ पर मिलजुल कर वर्क को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी वर्कर है उसको अगर फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल अगर कोई भी अगर असिस्टेंस चाहिए तो वो ट्रेड यूनियन प्रोवाइड करती है। मान लो कि अगर कोई वर्कर है उसको अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो ट्रेड यूनियन उसकी फाइनेंशियल भी हेल्प करती है और नॉन फाइनेंशियल हेल्प करने का भी काम ट्रेड यूनियन का रहता है। ये है फर्टनल फंक्शन। फिर है हमारा सोशल फंक्शन। सोशल फंक्शन में देखो सोशल सर्विस एक्टिविटी भी सोशल मतलब ट्रेड यूनियन प्रोवाइड करवाती है एम्प्लॉय को, या फिर जैसे अगर कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई तो ये भी निभाने का काम रहता है ट्रेड यूनियन का, या अगर कोई सोशल इश्यू आ गए, सोशल इश्यू को भी डील करने का काम रहता है ट्रेड यूनियन का। तो ये थे आज के हमारे टॉपिक। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।